डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 5 फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तफसील से हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो एंजाइम की जो रिएक्शन रेट होता है उस पर असरअंदाज होते हैं। तो उसमें एक्चुअली 4 हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कम या ज़्यादा होने की वजह से, जिनकी वैल्यूज चेंज होने की वजह से जो रिएक्शन का रेट होता है वो असरअंदाज होता है। उसमें नंबर 1 हमारे पास जो फैक्टर है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन, नंबर 2 हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नंबर 3 हमारे पास टेम्परेचर और नंबर 4 लास्ट हमारे पास है पीएच वैल्यू। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले आपके बुक में लिखा हुआ है कि the functional specificity of every enzyme is the consequence of its specific chemistry and configuration। कि the functional specificity of every enzyme, हमने पढ़ा था कि हर एंजाइम अपने फंक्शन में बड़ा ही स्पेसिफिक होता है कि वो एक ही सबस्ट्रेट जो होता है उसके साथ आके बाइंड होता है और वो सबस्ट्रेट को या जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर ही कन्वर्ट कराता है, अपने फंक्शन में बड़ा स्पेसिफिक होता है। वो क्यों होता है? इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कॉन्सिक्वेंस कहते हैं नतीजे इस नतीजे से, इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इस वजह से वो होता है इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन के एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक एक खास केमिस्ट्री होती है और उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन शेप को कहते हैं। उसकी खास केमिस्ट्री होती है, मतलब उसमें अमीनो एसिड की जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी खास तरीके से हुई होती है और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है यानी कि उसकी जो शेप होती है वो भी बड़ी स्पेसिफिक होती है। इसके बाद हम मूव करते हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं या फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ से वो बात हम शुरू करने लगे हैं। एनी फैक्टर दैट कैन अल्टर का मतलब है तब्दील करना। अगर यहाँ पे ALTER होता तो उसका मतलब था कुर्बानगाह। Any factor that can alter the chemistry and shape of enzyme, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि केमिस्ट्री और शेप को चेंज कर दे किसकी, ऑफ एंजाइम, कैन इफेक्ट इट्स कैटालिसिस रेट, वो चीज उस पे इफेक्ट करेगी एंजाइम के रिएक्शन रेट। कोई भी ऐसी चीज जो कि एंजाइम की केमिस्ट्री को चेंज करे या एंजाइम की शेप को चेंज करे, वो चीज किसको अल्टीमेटली चेंज करेगी, वो रिएक्शन रेट को जाके इफेक्ट करेगी। सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर है आपकी बुक में वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। कि एंजाइम कंसंट्रेशन अगर घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए उसकी वजह से जो रिएक्शन रेट है उस पे क्या असर पड़ता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एंजाइम, कि जितने ज्यादा एंजाइम मौजूद होंगे उतना ज्यादा ये रिएक्शन रेट बढ़ेगा, जितना एंजाइम कम होगा रिएक्शन रेट उतना स्लो होगा। एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, एक के घटने से दूसरी चीज भी घटती है, ऐसे रिलेशन कहते हैं डायरेक्टली रिलेशनशिप। अच्छा, 2 शराइत हैं। ये काम कब होगा? ये तब होगा जब एट स्पेसिफिक टाइम की जो लिमिटेशन है वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट, और जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो तादाद होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो फिर जब आप एंजाइम को बढ़ाएंगे, एक की बजाय आप 10 एंजाइम इस्तेमाल करें, तो चूंकि सबस्ट्रेट तो बहुत ज्यादा है, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करें तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हमारे पास, पहली बात तो यह है कि जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ेंगे, सैकड़ों की तादाद में है, उसका तो आप शुमार ही ना करें। तो उस वक्त में, और दूसरी शर्त क्या है, टाइम आपने जो रखना है उसका लिमिट, उसका तयन होना चाहिए। सपोज 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर आपने सारा रिएक्शन करवाना है, सबस्ट्रेट आपके पास लातादाद है। अब इन 2 शराइत के होते हुए अगर ये एक एंजाइम है, सपोज ये दूसरा है, ये तीसरा एंजाइम है, इस तरह बेशुमार एंजाइम है। जितने एंजाइम बढ़ाते जाएंगे आपका रिएक्शन रेट उतना ज्यादा होता जाएगा। 2 शर्तों में, एक ये कि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड होने चाहिए, लातादाद होने चाहिए, और टाइम आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। ये सारी बात उसने यहाँ पे बयान की है। फिर एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, वो ये है कि अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस 2 फोल्ड्स। अगर आप एंजाइम को 2 फोल्ड इंक्रीज करें, 1 से 2 करते हैं, 2 से 4 करते हैं, रिएक्शन रेट वुड बी डबल, तो रिएक्शन रेट क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। यानी कि एमसीक्यू अगर पेपर में आ जाए तो इसको आप कैसे लिखेंगे,
कि अगर आपके पास एंजाइम पहले था एक, मैं यहां पे लिखता हूं, आपके पास एंजाइम है एक, आपने 2 एंजाइम कर दिए, 3 एंजाइम कर दिए। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट्स बनेंगी, अगर एक एंजाइम जब था तो आपके पास प्रोडक्ट बनती थी 2, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये एंजाइम है। एक एंजाइम आपका 2 प्रोडक्ट्स बनाता था, यानी कि अमाउंट ऑफ एंजाइम इज 2। अब आपने एंजाइम की जो तादाद है वो डबल कर दी, वो 2 कर दी, ज्यादा कर दी है, एक से कितनी कर दी 2। तो ये कितने इंक्रीज होगा, ये मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 4 इंक्रीज हो जाएगा, 2 फोल्ड इसे कहते हैं। अगर एंजाइम कंसंट्रेशन आपने एक और बढ़ा दी, 1 से 2 किया, अब एंजाइम आपने 2 से 3 कर दिए, तो अब आपके पास कितना होगा, ये इसमें आप 4 तरफ 2 कितने होते हैं 8। इस तरीके से इसका मतलब ये, इसे कहते हैं 2 फोल्डिंग, इसे कहते हैं डबल, ये डबलिंग है, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं आपको, ये आपको नजर आता होगा यहाँ पे, अगर एंजाइम हमने 4 कर दिए, एंजाइम कितने कर दिए, 1 से 2 किए, 2 से 3, अब एंजाइम हमने 4 कर दिए, तो अब कितना हमारे पास हो जाएगा 8 2 16। तो आपके पास जो रिएक्शन रेट है वो कितना हो जाएगा, वो प्रोडक्ट्स मतलब डबल हो जाएगी, इसे डबलिंग। अब पेपर में ये एमसीक्यू, ये एमकेट जब आपका एग्जाम देंगे वहां पे यहाँ से सवाल उठाए जाते हैं, तो यही ऐसे सवाल आते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट पे क्या असर पड़ता है। आपने कहना है कि डबल होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते हैं जब एंजाइम 1 2 3 4 में बढ़े। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस 2 फोल्ड। तो एंजाइम अमाउंट जो एंजाइम की अगर आप 2 फोल्ड बढ़ाएंगे, रिएक्शन रेट विल बी डबल, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, डबल उसका हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, एंजाइम बढ़ाने से रिएक्शन रेट चेंज क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि जब एंजाइम मॉलिक्यूल इंक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज, जब एंजाइम मॉलिक्यूल आप इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज। आप ये देखें, पहले एक एंजाइम था, फिर 2 एंजाइम, फिर 3 एंजाइम, आपने एंजाइम को बढ़ा दिया। जब एंजाइम ज्यादा करते हैं तो एक्टिव साइट भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा सारे सबस्ट्रेट को मौका मिल जाता है कि वो इनएक्टिव साइट को आके इनके साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब एंजाइम ज्यादा करते हैं तो एंजाइम ज्यादा होने की वजह से एक्टिव साइट भी ज्यादा हो जाती हैं, और उन एक्टिव साइट के ज्यादा होने की वजह से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके वहां पे अटैच होते हैं, देन और वो ज्यादा भी प्रोडक्ट बनती है। आफ्टर ए सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन रिएक्शन रेट वुड नो लॉन्गर इंक्रीज, लेकिन एक खास वक्त तक, उसके बाद आप मजीद इंक्रीज करेंगे एंजाइम को, लेकिन रिएक्शन रेट ज्यादा आगे नहीं जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कांस्टेंट उसका ग्राफ आ जाएगा। वजह क्या होती है, अभी तो आपने ये पढ़ा था कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, सबस्ट्रेट तो कितने थे, लातादाद थे, बेशुमार थे, सबस्ट्रेट लातादाद थे, टाइम आपने स्पेसिफिक तय कर लिया। जब आपने एंजाइम को बढ़ाया तो एक्टिव साइट बढ़ी, एक्टिव साइट ज्यादा बढ़ने की वजह से रिएक्शन रेट ज्यादा हो गया, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब तमाम एक्टिव साइट फिल हो जाएगी, उसके बाद मजीद आपकी कोई रिएक्शन रेट नहीं ज्यादा होगा। इस बात को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दूसरा हमारा फैक्टर आता है, उसमें हमने ये देखना है, 2 चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले ये कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब कंसंट्रेशन यानी कि तादाद, मिकदार जो सबस्ट्रेट की होती है, जब वो कम होती है तो क्या होता है। फिर भी हम देखेंगे कि उसके बाद इसकी रीजन क्या होती है। अच्छा, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कम हो, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, सबस्ट्रेट लातादाद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लो। उस लो पे क्या होगा, रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट अवेलेबल, जितने ज्यादा सबस्ट्रेट आएंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, आपका रिएक्शन रेट बढ़ेगा। मतलब ये सबस्ट्रेट जितना बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन रेट उतना बढ़ता जाएगा। अब आगे देखते हैं, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट, ये बात वो पहले मैंने बोल दी थी, यहाँ पे आती है, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आप एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो आप एक खास रख लें। सपोज कि आपने कहा कि हमारे पास 4 एंजाइम है, ठीक हो गया, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कैसे, 4 एंजाइम आपने लिए एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज, और आपने सबस्ट्रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। वो 4 एंजाइम बेचारे कब तक कितने सबस्ट्रेट्स को लेंगे, वो 4 जो
एंजाइम में 1 2 3 और 4 यहां पे मैं ड्रा कर देता हूं। ये 4 आपके पास क्या है, एंजाइम है। अब एक यहां पे सबस्ट्रेट अटैच होगा, दूसरा अटैच होगा, तीसरा अटैच होगा, चौथा अटैच होगा। जब 4 अटैच हो जाएंगे, अब एक्टिव साइट क्या होगी, ये फिल होगी है। कोई ज्यादा आपके पास और भी सबस्ट्रेट अभी एंजाइम अभी आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर रिएक्शन रेट क्या होगा, वहां पे आके बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। स्टॉप, आप इसे स्टॉप नहीं कह सकते, आप कहेंगे रिएक्शन रेट यहाँ पे उसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट हो जाएगा। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, इस मिसाल को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये मैंने 4 बंदों के नाम लिखे, एक अली, उसामा, दाऊद और खुरम। ये 4 बंदे हैं। अब आप ये देखिए कि टाइम इनको हम देते हैं 2 घंटे। तो 2 घंटों के अंदर हम ये कहते हैं कि इन्होंने डेस्क बनाना है, जो डेस्क जिस पे बच्चे बैठते हैं ना, डेस्क बनाना है। तो इनको मैं सामान देता हूं पहले एक डेस्क बनाने का। तो एक डेस्क जो है वो 2 घंटे के अंदर ये चारों मिलकर बना लेंगे। फिर इनको मैं एक और डेस्क का सामान देता हूं, तो एक और डेस्क का सामान जो है वो भी 2 घंटे, ये अली 1 घंटे के अंदर, अली 2 घंटे के अंदर एक डेस्क बना लेगा। ठीक है, अब मैं एक और डेस्क का सामान देता हूं इनको, उसामा 2 घंटे के अंदर अगला डेस्क भी बना लेगा। हमारे पास जो डेस्क के जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रही है आस्ता आस्ता। फिर बाहर से एक और मैं सामान देता हूं डेस्क का, दाऊद को देता हूं, दाऊद भी 2 घंटे के अंदर एक और डेस्क बना लेगा। अब आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर पहला एक डेस्क बन रहा था पहले, अब कितने डेस्क बन रहे, 2 बने, फिर 3 बन गए। बाहर से मैं एक और डेस्क का सामान देता हूं, खुरम वो डेस्क भी 2 घंटे के अंदर बना लेगा। गोया के 2 घंटे के अंदर एक डेस्क बन रहा था, फिर 2 घंटे के अंदर 2 डेस्क बने, फिर 2 घंटे के अंदर 3 डेस्क बने, 2 घंटे के अंदर 4 डेस्क बने। अब अगर बाहर से इनको मैं मजीद एक डेस्क का सामान देता हूं, तो अब वो डेस्क नहीं बन सकेगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ही 4 डेस्क बनाने की है 2 घंटे के अंदर। ठीक है, अब यही बात होती है, ये एंजाइम्स हैं, ये बाहर से हमने सबस्ट्रेट दिए, जो जो आप ये एंजाइम हमने कांस्टेंट रखे थे, नंबर ऑफ एंजाइम कितने हमारे पास, 4 बंदे, मतलब कि 4 एंजाइम हमने रखे, सबस्ट्रेट हमने बढ़ाए। ये देखिए, एक सबस्ट्रेट था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सबस्ट्रेट, 4 सबस्ट्रेट बढ़े, चारों के बढ़ने के साथ साथ रिएक्शन रेट बढ़ता गया, मतलब प्रोडक्ट आपकी ज्यादा बनती गई, 2 डेस्क, 3, 4 डेस्क बने। लेकिन एक खास वक्त आ गया कि उसके बाद मजीद कोई डेस्क नहीं बन सकता, क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स फिल हो चुकी हैं। अब मजीद एक्टिव साइट खाली नहीं है, अब एंजाइम की एक्टिव साइट फिल हो चुकी है सबस्ट्रेट के लगने की वजह से, अब मजीद एक्टिव साइट खाली नहीं है। एक्टिव साइट आएगी तो फिर ये काम बढ़ेगा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि इस चीज को, इस सूरत-ए-हाल के अंदर, इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन, इस पॉइंट के अंदर अब हम कैसे अपना प्रोडक्ट को मजीद बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, एक ही हल है हमारे पास, हम प्रोडक्ट को मजीद बढ़ा सकते हैं जब हम एंजाइम को बढ़ाएंगे। एंजाइम यहाँ पे एक और हम ऐड कर दें, मतलब कि यहाँ पे उस्मान को भी ऐड कर दें, तो फिर हमारे पास दोबारा एक और कुर्सी का सामान, एक और डेस्क का सामान भी यहाँ पे हम देंगे। 2 घंटे के अंदर हमारे कितने डेस्क हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से हम एंजाइम को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा रिएक्शन रेट डबल होता जाएगा। तो एंजाइम की तादाद को बढ़ा के हम इस सिचुएशन से मीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आप एंजाइम को कांस्टेंट रख दें एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज, और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं, तो रिएक्शन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अ पॉइंट रीच, एक ऐसा वक्त भी आता है व्हेन फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, जब फर्दर आप इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट को, इट डज नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट मजीद नहीं बढ़ेगा। रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज, ये इस वजह से है कि एट हाई सबस्ट्रेट लेवल पे ऑल द एक्टिव साइट आर ऑक्युपाइड, एंजाइम की सारी की सारी एक्टिव साइट क्या हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं, सबस्ट्रेट आपके उनके साथ अटैच हो जाते हैं, मजीद रिएक्शन रेट आगे नहीं बढ़ता। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहां तक आपको बात की सही समझ आ गई होगी। इसके बाद हम मूव करते हैं टेंपरेचर पे। तो हमारा अगला जो है फैक्टर वो है टेंपरेचर। तो टेंपरेचर में हम कहते हैं कि किस तरह से उसका डिपेंडेंस है। अब हम वो देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेंपरेचर, कि आप टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा। तो ये तीनों, ये हमने कहा था, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका, और यहाँ पे रिएक्शन रेट का फैक्टर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, एक खास हद के अंदर रहकर। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्टिमम टेंपरेचर इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेंपरेचर व्हिच इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेंपरेचर। ऐसा टेंपरेचर जिसके ऊपर एंजाइम अपना
मैक्सिमम काम कर दें, अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम शो करें, उस खास टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये तो होगी। इसकी एग्जांपल क्या आती है, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, अगर उनको टेम्परेचर मिल जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारी बॉडी के एंजाइम मैक्सिमम काम करेंगे। तो उस टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टेम्परेचर को कहते हैं हमारी बॉडी वो एंजाइम्स का क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है लिविंग ह्यूमन बीइंग के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर। इसके बाद हम आगे इसकी रीजन पढ़ते हैं। हीट एड एक्टिवेशन एनर्जी, जो हीट होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करती है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन ऐड करता है, हीट। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मतलब हीट बढ़ती है। हीट दो चीजें ऐड करती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी भी ऐड करती है और एक काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करती है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन और एक्सीलरेट, जब हीट एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ने से केमिकल रिएक्शन जो होता है वो तेज हो जाता है। रिएक्शन तेजी से अपने अंजाम को पहुंचते हैं, खत्म हो जाता, मतलब प्रोडक्ट बन जाती है। हीट आल्सो ऐड काइनेटिक एनर्जी टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है, जब हम वो बढ़ाते हैं तो उसके अंदर से हीट, मतलब कि हम बढ़ा रहे हैं, उस हीट के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल मूव रैपिडली, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी तेजी से मूव करते हैं। जब भी किसी, पहले ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, जब आपने इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अपनी जगह चेंज करके ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब कि हीट ऐड की, तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी, जिसकी वजह से वो रैपिडली मूव करना शुरू कर देते हैं और चांसेस ऑफ देयर कोलिजन, और उनके आपस में टकराने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। वो बढ़ते कब हैं, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब आगे देखें, एक डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, डीनेचुरेशन। यहां तक तो बात आपकी ठीक है, आपका रिएक्शन रेट बढ़ रहा था, लेकिन इसका मतलब क्या है, अप टू सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि अगर आप हद से बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, फर्दर इंक्रीज इन हीट, ये हीट है सॉरी, अगर आप ज्यादा हीट ऐड बढ़ाएंगे, इट आल्सो इंक्रीजेस द वाइब्रेशंस ऑफ एटम ऑफ एंजाइम। एंजाइम मिलके बनता है एटम से, यानी कि अमीनो एसिड से बनता है। अब उन जो एटम्स होते हैं उनकी आपस में वाइब्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि जल्जला आ जाता है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। उस जल्जले की वजह से फिर क्या होता है, इफ द वाइब्रेशन इज टू वाइल्ड, अगर वो जल्जला जो कि एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर आता है वो बहुत शदीद हो, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम लॉस। एंजाइम हमने कहा था कि ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनता है। वो जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम का जो ढांचा होता है, वो ज्यादा उसके वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन एंजाइम की वजह से वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो वो ऐसी कंडीशन के अंदर एंजाइम बिल्कुल टूट फूट जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक खास हद तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, या एक्टिवेशन एनर्जी ऐड होगी, केमिकल रिएक्शन तेज हो जाएगा, लेकिन एक खास हद तक। हद को तजावुज करेंगे तो फिर क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ एटम बढ़ जाएगी। अगर वाइब्रेशन ऑफ एटम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। अच्छा, इसके बाद आपको ये ग्राफ नजर आ रहा होगा, इस ग्राफ के अंदर ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राफ के अंदर वो क्या कह रहा है। वो ग्राफ में ये कहते हैं कि आप अगर ये देखें, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये 20 है, इसके बाद 30 है, 40 है, 50 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब आप ये देखें कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे, 10 से आपने 20 किया तो रिएक्शन 10 से 20 पे गए तो रिएक्शन रेट ऊपर चला गया। फिर आप मजीद 30 पे गए, 30 पे गए तो रिएक्शन रेट ऊपर चला गया, 37 पे टॉप आपके पास पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इसके बाद आपने टेम्परेचर को मजीद 50 तक लेके गए तो नीचे आना शुरू होगी ये कर्व। फिर आगे मजीद टेम्परेचर को लेकर गए तो मजीद ये कर्व नीचे डाउन होना शुरू हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहां तक की जो सारी स्टेटमेंट मैंने बयान की है, यहां तक वो सारी की सारी इंप्लीमेंट होती है यहां तक। यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन रेट, ये यहाँ पे रिएक्शन रेट है, तो रिएक्शन रेट क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। ये देखिए टेम्परेचर 10 से 20 पे गया तो ये भी बढ़ गया, 20 से 30 पे गया ये और बढ़ गया, 10 फोल्ड बढ़ता है। 30 से 37 पे गया तो और बढ़ गया। 37 पे वो पॉइंट है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इस पॉइंट पे आके एंजाइम की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो काम करेंगे। जो ही आप टेम्परेचर को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो ग्राफ आस्ता आस्ता नीचे आ जाएगा और एक वक्त आ जाएगा कि वापस यहाँ पे आके वो गिर जाएगा, वो कर्व गिर जाएगी, मतलब कि
यहाँ पे आके एंजाइम डीनेचर हो गया, खत्म हो गया। तो ये आपको बताना चाह रहा था कि आप इस तरह किस तरीके से एंजाइम डीनेचर होता है और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। इसके बाद हमारा आखिरी जो है वो है ऑप्टिमम पीएच। जिसे पीएच वैल्यू फैक्टर का नाम है। पहली इसकी डेफिनेशन जो इसमें आती है वो है ऑप्टिमम पीएच की। ऑप्टिमम पीएच कहते हैं वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपना मैक्सिमम तरीके से काम शो करे, अपनी एक्टिविटी, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी शो करे, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो एवरी एंजाइम वर्क मोस्ट एफिशिएंटली एट नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हिच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, यहाँ पे दो सवाल शॉर्ट बनते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि स्लाइड चेंज इन पीएच, अगर आप पीएच में थोड़ी सी चेंज करें तो क्या होगा। दूसरा सवाल, अगर आप पीएच के अंदर एक्सट्रीम चेंज करें तो फिर क्या होगा। पहले हम सवाल शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड चेंज इन पीएच। जब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं पेपर में, अगर ये सवाल आ जाए तो ये दोनों मिक्स कर देते हैं। आपने मिक्स नहीं करना। जब आप स्लाइड का मतलब है थोड़ा, एक्सट्रीम का मतलब है ज्यादा चेंज आप कर रहे हैं। तो स्लाइड चेंज जब आप करेंगे पीएच के अंदर, तो आपने पढ़ा था कि एक्टिव साइट वो होती है जो कि चार्ज बीरिंग साइट होती है, उस पे चार्ज होता है एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, उसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन, चेंज आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट एक्टिव साइट। वो जो आयंस होते हैं, वो जो चार्जेस होते हैं, उनकी आयंस की मतलब वो जो एक्टिव साइट होती है उसमें आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, या उसमें आयंस में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, वो जो एक्टिव साइट में होते हैं। चेंज आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसी तरीके से जो सबस्ट्रेट होता है उसकी आयोनाइजेशन में भी क्या होती है, उसके आयंस में चेंजेस आना शुरू हो जाती है जब आप स्लाइड थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो कहां-कहां चेंजिंग आई है, एक्टिव साइट के आयंस में और सबस्ट्रेट के आयोनाइजेशन में चेंज आ गई है। इसके बाद वो कहता है फिर क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी इज रिटार्डेड, या तो वो रुक जाएगी या फिर ब्लॉक कंप्लीटली, वो मुकम्मल तौर पे एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। तो ये दो नतीजे आते हैं जब आप स्लाइड चेंज करते हैं पीएच के अंदर। कौन कौन से, एक ये वाला कि एक्टिव साइट की आयोनाइजेशन में चेंज आती है और सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन में चेंज आती है। तो फिर क्या होता है, consequently enzyme activity is retarded, या तो वो बिल्कुल रुक जाती, या वो रुक जाती है एंजाइम की एक्टिविटी, रिएक्शन रुक जाता है, या वो ब्लॉक हो जाता है कंप्लीटली। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि एक्सट्रीम चेंज इन पीएच किसे कहते हैं। जब आप पीएच के अंदर ज्यादा चेंज, एक आप समझ लें कि ड्रामेटिकली आप उसमें चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इट कॉज बॉन्ड्स इन एंजाइम टू ब्रेक। एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स क्या होंगे, वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी, एंजाइम बिल्कुल डीनेचर हो जाएगा। अच्छा, अब पेपर में तीसरा सवाल जो यहां से आता है वो ये है कि डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम जो वो कब होता है। तो उसकी दो कंडीशन है जब डीनेचुरेशन होती है। एक ये आपने पढ़ी कि ये वाली कंडीशन है, जब आप टेंपरेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करें तो वाइब्रेशन ऑफ एटम बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन होती है। दूसरी चेंज इसकी यहाँ पे है, इस पीएच वाले के अंदर है कि जब आप एक्सट्रीम चेंज इन पीएच करें, बॉन्ड जो होते हैं एंजाइम के वो टूट जाते हैं, तो वो फिर क्या होता है, डीनेचुरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डीनेचुरेशन की दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला है और डीनेचुरेशन का दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो ये देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन दो मुख्तलिफ टॉपिक्स से उठा के उसने उसका जवाब दिया। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है आखिर में एक बड़ा छोटा सा एक वो ग्राफ बना हुआ है, जिसके अंदर बल्कि टेबल बना हुआ है, चार्ट, जिसके अंदर वो बता रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं, उनकी ऑप्टिमम पीएच मुख्तलिफ होती है। अच्छा, आपको कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 7 और देन 14 ये होती है पीएच। पीएच अगर 0 से 6 तक है, 0 से 6 तक जब होगी तो हम उसे कहेंगे कि वो कौन सी है, एसिडिक है, 0 से लेके 6 तक। अच्छा, 7 पे ये वो पॉइंट है जहां पे बिल्कुल न्यूट्रल पीएच होती है। 8 से आप आगे 14 की तरफ जाएंगे तो जो पीएच है वो बेसिक आ जाती है। कौन सी आ जाती है, बेसिक। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे याद रखें, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादा एसिडिक, 0 में एसिड, 1 भी एसिडिक, 0 में एसिडिक है, 1 भी एसिडिक है, 6 भी एसिडिक है, इनमें से ज्यादा कौन सा एसिडिक होता है, जो 6, ये देखिए जो न्यूट्रल के करीब है वो कम एसिडिक है, जो न्यूट्रल के करीब इस तरफ है वो कम बेसिक है। जो जो आप न्यूट्रल से दूर जाते जाएंगे, न्यूट्रल से दूर जाते जाएंगे तो ज्यादा एसिडिक आता जाएगा, इस तरफ दूर जाते जाएंगे तो ज्यादा बेसिक। मतलब कि 5 जो होगा वो ज्यादा बेसिक एसिडिक है 6 से, जो 3 है वो इन 6 से, 5 से, 4 से भी ज्यादा एसिडिक है, जो 1 है वो 6, 5, 4, 3, 2 से भी ज्यादा एसिडिक है। इसी तरीके से
जो 14 है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, 13 उससे कम, 10 उससे कम, 9 उससे कम, 8 उससे कम बेसिक है और 7 न्यूट्रल है। अब हम यहाँ पे जल्दी से इसको पढ़ते हैं। पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 है, सुक्रेज की 4.50, एंटेरोकाइनेज की 5.50, सलाइवरी अमाइलेज की 6.80, कैटालेज की 7.60। ये स्लाइडली यहाँ पे आगे क्या बात होती है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल के करीब है, ये न्यूट्रल आ गया। अच्छा, काइमोट्रिप्सिन 7 से 8 होती है, फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज की 9 है, फिर आर्जिनेज की 9.70 है। इस पेपर सवाल एमसीक्यू इस तरह से भी बन सकता है कि इन आप 4 ऑप्शन देगा आपको कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आपने कहना है जो 7 से सबसे ज्यादा दूर है, मतलब एसिडिक 7 से इस तरफ सबसे दूर कौन सा आता है, यहाँ पे इनमें से 2 है। तो देखिए 2 से पीछे तो कोई भी नहीं है ना, नहीं है, तो 2 सबसे ज्यादा बेसिक है, एसिडिक है। अच्छा, फिर वो आपसे पूछ सकता है इस पूरे टेबल के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, जो 14 के करीब होगा वो सबसे बेसिक है। 14 के करीब कौन सा, यहाँ पे 9.70। गिवन टेबल के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, आर्जिनेज, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, पेप्सिन। ये पेप्सिन हमने डिटेल में पढ़ा था कि हमारे स्टोमक में होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को स्टडी किया। हमने 4 फैक्टर स्टडी किए। सबसे पहला एंजाइम कंसंट्रेशन, डिटेल में उसकी रीजन भी पढ़ी, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसकी रीजन भी पढ़ी। इसके अंदर हमने एग्जांपल के साथ इस चीज को वाज़ेह किया। टेंपरेचर पढ़ा, यहाँ पे हमने सैचुरेशन पढ़ा, सैचुरेशन, इस पॉइंट को सैचुरेशन कहते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फिर हमने टेंपरेचर पढ़ा, ऑप्टिमम टेंपरेचर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि हीट एट एक्टिवेशन एनर्जी या हीट एट काइनेटिक एनर्जी जस्टिफाइड द स्टेटमेंट, तो आपने ये सारे स्टेटमेंट लिखने यहाँ तक। फिर आपने पढ़ा कि डीनेचुरेशन किसे कहते हैं, वो आपने ये पढ़ा सारा। फिर डीनेचुरेशन किन किन पॉइंट से होती है, तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट पीएच के अंदर ये वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपने पढ़ा कि पीएच वैल्यू क्या होती है, ऑप्टिमम पीएच किसे कहते हैं, स्लाइड चेंज इन पीएच से क्या मुराद से क्या होता है, और एक्सट्रीम चेंज इन पीएच से क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।